जी ओके, लेट्स स्टार्ट। IES 36 और हमारे पास टाइम अब बहुत शॉर्ट्स है और हमने ज़रा स्पीडीली गो थ्रू करनी है चीज़ें। हमें रिकवरेबल अमाउंट मालूम करनी होती है, और अगर वैल्यू इन यूज़ या फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ग्रेटर हो कैरिंग अमाउंट से, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एस्टीमेट कोई भी दूसरी अमाउंट मालूम करने की। मींस आप पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आराम से मालूम करें। अगर वो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर तो इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट वैसे ही ज़्यादा, कोई इम्पेयरमेंट लॉस आना ही नहीं है। सिर्फ आसान काम कौन सा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये मालूम करने, इसको मालूम करें और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करें। अगर ये लेस है तो फिर वैल्यू इन यूज़ मालूम करें, अदरवाइज वैल्यू इन यूज़ मालूम करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी नहीं हुई तो फिर क्या करें? वैल्यू इन यूज़ दी इज़ दी रिकवरेबल अमाउंट। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है? ये कोटेड प्राइस होती है एक्टिव मार्केट से, उसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आप लेस करते हैं। और वैल्यू इन यूज़ क्या होती है? आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर कैश फ्लोज की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर यूज़, और आउटफ्लो होते हैं टू जनरेट दोज कैश इनफ्लोज, प्लस नेट कैश इनफ्लोज। नेट कहते हैं कैश इनफ्लो डिस्पोजल के, जिसमें से डिस्पोजल कॉस्ट को लेस करके लिया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, जो डिस्काउंट रेट लेना है वो प्री टैक्स होना चाहिए है। पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स दोनों दिए हों तो फिर एक काम करना पड़ेगा, आपको प्री टैक्स बनाना पड़ेगा। PBT 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। इसी तरह से इसी चीज़ के ऊपर अगर आप अप्लाई कर दें कि आपको पोस्ट टैक्स रेट दिया हुआ है और वो है 12% और आपको प्री टैक्स चाहिए, तो आप यहाँ पर टैक्स रेट लगाएं और रीअरेंज करके प्री टैक्स मालूम कर दें। मालूम कौन सा होना चाहिए? प्री टैक्स। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में प्री टैक्स पोस्ट टैक्स दोनों दे देता है, तो इसका मतलब प्री टैक्स पिक करना है। अगर लिखा हुआ है पोस्ट टैक्स और टैक्स रेट दिया हुआ है तो इस तरीके से प्री टैक्स मालूम करना पड़ेगा। रिकग्नाइजिंग एंड मेजरमेंट एंड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस अगर कैरिंग अमाउंट आपकी ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो तब आपने क्या करना है? इसे प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पर लिख देना है। आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस आपने डेप्रीसिएशन को एडजस्ट करना है। डेप्रीसिएशन का फार्मूला हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट एट द टाइम ऑफ इम्पेयरमेंट। यही आपकी न्यू WDV हो चुकी होगी। इसमें से रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आप डिवाइड कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी? फ्यूचर की डेप्रीसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट होगी। और अब अगले तमाम सालों में जब तक कि कोई और एस्टीमेट चेंज नहीं होता, आप यही काम करते रहेंगे। कैश फ्लोज में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी, विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दोनों चीज़ों के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यू यूज़ ऑफ एसेट के लिए जो कैश इनफ्लोज होंगे वो लेने हैं, आउटफ्लोज जो इनफ्लोज को हासिल करने के लिए हैं वो लेने हैं, सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ माइनस डिस्पोजल कॉस्ट ये लेनी है। ये तीन चीज़ें आनी हैं। कौन कौन सी चीज़ें नहीं आनी? आपका किसी और एसेट से रिलेटेड कोई कैश फ्लो दिया गया वो शामिल नहीं होना। आपको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी कैश फ्लो दिया है, इनफ्लो या आउटफ्लो, वो शामिल नहीं करना। इंटरेस्ट कॉस्ट दे दिया, लोन की रीपेमेंट दे दिया, शामिल नहीं होने। किसी भी किस्म की टैक्स पेमेंट रिसीट शामिल नहीं होनी। कोई अपग्रेडेशन ऑफ एसेट का कोई खर्चा है वो शामिल नहीं होना। इस अपग्रेडेशन की वजह से कोई आपको इनफ्लो जनरेट होता है वो शामिल नहीं होना। इसी करंट हालत में जैसा है एसेट, वैसी हालत में अगर आगे चलाया जाए तो कैसे चलेगा? वो वाले खर्चे लेने। कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई उसकी रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं।
हाँ, रिपेयर अगर उसकी रूटीन की नीड है, मेंटेनेंस की नीड है, देन इट्स ओके। जैसे कार के अंदर ट्यूनिंग करवानी पड़ती है ना, बाइक की ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, उसके बगैर वो मेंटेन नहीं हो सकती। उसका एक्सीडेंट हो गया, एक साइड से काम गड़बड़ हो गया, तो अब उस जैसी कैसे ये बिकेगी, उस जैसी चलाएंगे तो कैसी चलेगी। कोई पहले से आपने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है प्रीवियस ईयर मीन्स करंट ईयर में, अब इस साल से आगे चलाना है, तो अगले सालों का कैश फ्लो दिया होगा। मसलन मैंने इस साल में डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किया, या इस साल में कोई इन्वेंट्री बना के रखी हुई है वो बिक रही है, तो वो शामिल नहीं होनी, स्टॉक या डेटर शामिल नहीं होंगे। इसी तरह से कोई मेरे एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर हो चुके हुए हैं, कोई मैंने परचेजिंग कर ली हुई है, उसकी पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, ये फ्यूचर में जाके पेमेंट होनी है, ये शामिल नहीं होने। और अगर शामिल कर दिए हुए हैं तो फिर क्या करें, या माइनस करने पड़ेंगे या ऐड करने पड़ेंगे। लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक देख लेते हैं जी। लॉजिक यहाँ पे मैंने बना के रखी हुई है, ये देखें जी। एक इनफ्लो आ रहा था 500 का, फिर आपने एक आउटफ्लो किया, ये लास्ट ईयर की इन्वेंट्री थी, ये गिवन की हुई थी, लेस हुआ, आउटफ्लो किया उससे इन्वेंट्री से रिलेटेड, सॉरी ऐड अप किया। एक इनफ्लो थी 200 की, एक गिवन था टैक्स की पेमेंट, ये लेस कर दी, 250 की ठीक थी, एक डेप्रीसिएशन भी लेस कर दी, अब 350 ये गिवन है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये 3 चीज़ें गिवन है कि इसमें ये चीज़ ऐड की हुई है, ये चीज़ माइनस हुई हुई है, ये चीज़ माइनस हुई है और ये चीज़ पहुंच गई हुई है। अब जो सी चीज़ गलत है उसे रिवर्स करना है ना, जो सी चीज़ ऐड हो गई हुई है उसे माइनस करना है, जो सी चीज़ लेस हो गई है उसे ऐड करना है। ठीक, गलत ऐड हुआ है तो लेस करोगे, गलत लेस हुआ है तो उसे ऐड करोगे। अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे, आप ठीक ऐसे करेंगे कि ये वाला खर्चा है तो ये 100 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में जाके इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, -100। ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, +150। और ये माइनस हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +50। तो एक चीज़ माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। गलत इनफ्लो ऐड हुआ है तो उसको क्या करना है, मीन्स वो एडिड गलत है ना, अब क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। गलत आउटफ्लो लिख दिया हुआ है, गलत लेस कर दिया हुआ है, उसे क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। लॉजिक समझ लग गई। चले अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑटम 22 का सवाल है, आपके लेवल पर ही आया हुआ है, शायद आप लोगों ने किया भी होगा। मालूम क्या करना है, इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज ऑन 31 दिसंबर 21। तमाम नेसेसरी वर्किंग्स करो और इम्पेयरमेंट लॉस जस्ट कंप्यूट करो। डन। अब मालूम कैसे होगा, एक चीज़ आपको चाहिए कैरिंग अमाउंट, एक चीज़ चाहिए आपको रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मालूम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। ये 3 चीज़ें चाहिए। कैरिंग अमाउंट तक पहुंचना आसान काम है, आई थिंक सो। बहरहाल पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। हमने इंपोर्ट किया 130 मिलियन का 1 मार्च को। कमीशनिंग ऑफ द प्लांट सीरीज ऑफ टेस्टिंग फॉर ऑपरेटिंग एफिशिएंटली वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 18 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट इज़ 12 साल और यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 साल। प्लांट इज़ बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग reducing बैलेंस मेथड। व्हाट शुड बी द डेट ऑफ एडिशन इन PPE और स्टार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन किस डेट से होगी, 1 जनवरी 17 को या 1 जनवरी 18 को। 2 डेट्स हैं।
जब भी एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ होता है तब तक के खर्चे शामिल करने होते हैं, और अवेलेबल फॉर यूज़ जब होगा तब से डेप्रीसिएशन स्टार्ट होनी है। तो डेट कौन सी बन गई आपकी? 1 जनवरी 18। यहाँ से आपने डेप्रीसिएशन शुरू करनी है। लाइफ कौन सी लेनी है, इकोनॉमिक लाइफ या यूज़फुल लाइफ? हमारे फार्मूला में इकोनॉमिक लाइफ का कोई जगह मौजूद नहीं है। हाँ, सब जगहों पे क्या आना है? यूज़फुल लाइफ। तो यूज़फुल लाइफ हमें 8 साल दी हुई है। कॉस्ट हमारी 130 जमा 10 टोटल होगी 140, और हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए। किस तारीख के ऊपर काम करना है? 31 दिसंबर 21। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, 21 पूरा, 4 साल पूरे गुजरे हैं। देखना यह है कि दरमियान में कोई एस्टीमेट चेंज वगैरह तो नहीं है, ये देखेंगे आप। कोई एस्टीमेट चेंज भी तो क्वेश्चन में दे सकता है ना, कि लाइफ चेंज हो गई। ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर है एक। इंडिकेटर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इनके नाम कम से कम पता होने चाहिए, इनकी लॉजिक पता होनी चाहिए। डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर फॉर द लास्ट एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 21। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड इन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए। करंट सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर प्लांट इज इन लोकल मार्केट इज 50 मिलियन। आज अगर हम इसे बेच दें तो कितने का बेचेगा? 50 का। प्रेजेंट डी कमीशनिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड 2 मिलियन। डी कमीशनिंग कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन। प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 4 मिलियन। 4 मिलियन होगी फ्यूचर में। एक है आज की, आज बेच दो तो कितने में बिकेगी, और एक है 4 साल के बाद जब लाइफ पूरी हो जाएगी। 4 साल गुजर चुके हैं, 4 साल मजीद आगे चलेगा। द करंट मार्केट फ्री रिस्क रेट इज 8%। ये क्या चीज़ आ गई है दरमियान में बला? रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट होता है जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, दैट इज नॉट द मार्केट रेट। ये बैंक का आपस में इंटर बैंक रेट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर रेट होता है, इट्स नॉट अ मार्केट रेट। इसमें कुछ प्रीमियम ऐड करना होता है तब मार्केट रेट बनता है, और हमें मार्केट रेट लेना होता है। एडिशनल रिटर्न 2% ऐड होगा। रिस्क प्रीमियम, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, जो बैंक ने मजीद कस्टमर से एड अप करके चार्ज करना है। कभी काइबोर का लफ्ज़ सुना है? कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये है बैंकिंग का आपस में रेट, और इसके ऊपर उन्होंने मजीद ऐड अप करना होता है जब हमें अगर लोन देना उसने, तो वो एक हिसाब से हो जाएगा मार्केट रेट, आसान अंदाज में समझने के लिए। A junior accountant has calculated following net cash flows from operating the plant. Net cash inflow 11,731. However, review of the accountant's working has revealed the following. Depreciation of the plant has been included as outflow in each year. Depreciation less हुई होगी या ऐड हुई होगी? ऐड कैसे हुई होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, क्या है? इनफ्लो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आउट हुए होंगे। क्या हुए होंगे? आउट हुए होंगे, गलत आउट हुए होंगे। थोड़ी देर पहले मिसाल दी आपको, इसीलिए मिसाल दी थी, मुझे पता था ये काम होना है। डेप्रीसिएशन क्या हुआ है? गलत आउट हुआ है। गलत क्या हुआ है? आउट हुआ होगा। और क्या चीज़ हुई है? टैक्स पेमेंट्स 2 मिलियन हैज़ बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। हर साल टैक्स डेप्रीसिएशन भी लेस हुई है। इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन बाइस इंक्लूड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी। एक एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी भी सेल की है, उसकी प्रोसीड्स आएंगी। एग्जिस्टिंग तो पहले से बना के रखी हुई है ना, वो एसेट तो तब की बनी पड़ी है जब वो एसेट बिल्कुल ठीक ठाक था, तब की बनी पड़ी हुई है।
उसका कोई ताल्लुक वास्ता फ्यूचर के साथ नहीं है, वो तो बाद में तो ख़राब होने के बाद की कहानी है जो हमने सोचनी है कि अब इसकी वैल्यू क्या है, अब उसकी वैल्यू देखनी है। सो लिहाजा पिछली जो इन्वेंट्री बना के रखी हुई है वो शामिल नहीं होनी। लॉजिक समझ लग गई? अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, थोड़े से शॉर्टकट्स करने हैं जो मैं सिखा भी चुका हूँ कि आपको डायरेक्टली क्या मालूम करनी है। कैरिंग अमाउंट, कैन यू वर्क आउट इन अ स्पीडी मोड? WDV मेथड है, कॉस्ट इंटू 1-RT 1-RT, बल्कि इसमें तो काम बड़ा सीधा सा है, इसमें तो 4 कंप्लीट साल है आपकी वर्किंग, बस इतनी सी बनती है और आपका डायरेक्ट आंसर आता है, कैरिंग अमाउंट आ गई। मीन इन नो टाइम आपने जितनी देर में एक पूरा वो चार्ट बनाना है उससे कम में पूरा सवाल होता है। कैरिंग अमाउंट आ गई, कोई टाइम कोई खास नहीं लगा, अगर आती होगी प्रैक्टिस हुई होगी तो आराम से होगा। रेट था लगाया और आंसर ले लिया, और कंप्लीट ईयर्स से जस्ट ईयर्स गिनने ऐसे। WDV मेथड तो बहुत आसान है, जैसे हमने मुश्किल किया हुआ है, दैट्स टू मच ईजी। नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है? आसान काम पहले करना है। हमेशा याद रखें, आसान काम पहले। पेपर का शार बना लें, घर में बैठ के शार बना लें कि आसान काम पहले करना है, मुश्किल काम बाद में करना है। या जिसके अंदर डिले होती हो, जिसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता हो, वो बाद में करना है। फॉर्मेट में लिखा जा सकता है वैल्यू इन यूज़, बोलें जी, फॉर्मेट में लिखा जा सकता है वैल्यू इन यूज़। जल्दी काम कौन सा होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का या वैल्यू इन यूज़ का? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का। और अभी थोड़ी देर पहले भी एक चीज़ डिस्कशन हुई, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही ज़्यादा है तो वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पेपर में उठा के अच्छा खासा उसने कहानियाँ कर दी हों और काम कुछ भी ना करना हो, इम्पेयरमेंट लॉस हो ही ना क्वेश्चन में। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लें जी, फेयर वैल्यू कितनी आ गई आपको दी हुई है 50 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 2 की, यहाँ पर दिया हुआ है एक ही एडजस्टमेंट में। डीकमीशनिंग किसको बोलते हैं जी? प्लांट को उखाड़ने का खर्चा, डिसमेंटल करने का खर्चा। अब इसके ऊपर 2 कहानियाँ हैं। क्या हैं? इसके ऊपर 2 कहानियाँ हैं। क्या डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड हुई है एसेट में या नहीं है, ये लॉजिक देखनी पड़ेगी। अगर एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करते हुए डीकमीशनिंग ऐड हुई है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड हुई है, तो अब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर पहले एडेड नहीं है डीकमीशनिंग, ऊपर कमीशनिंग ऑफ द प्लांट लिखा हुआ, डीकमीशनिंग नहीं लिखा हुआ, डिसमेंटलिंग नहीं लिखा हुआ, और आगे कमीशनिंग का मतलब मैंने लिख दिया हुआ है कि ये सीरीज ऑफ टेस्टिंग को बोलते हैं कि ये सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा। उसने कंफ्यूज करने के लिए काम किया कि सेम जैसा वर्ड ढूंढा है, कमीशनिंग और डीकमीशनिंग, कि बच्चों को क्या करे, परेशान करे, और कुछ नहीं है। कमीशनिंग क्या है? सीरीज ऑफ टेस्टिंग। आपने टेस्टिंग कर ली तो टेस्टिंग कॉस्ट है। अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट पहले से एडेड है तो आप कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में शामिल नहीं करेंगे। अगर एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना हुआ तो अब डिस्पोजल कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। ये बाद में लिखा हुआ भी दिखा दूंगा। तो अब आपने क्या किया, ये लेस कर दिया। अब कंपेयर करो, क्या 48 ज़्यादा है 57 से या कम है? कम है। इसका मतलब है वैल्यू इन यूज़ काम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा होता तो हमने यहीं भी छोड़ देना था क्वेश्चन और कहना था इम्पेयरमेंट लॉस है ही नहीं। लें जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अगला काम क्या करना है आपने? वैल्यू इन यूज़ मालूम करनी है। वैल्यू इन यूज़ मालूम करने के लिए आपको जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं आप वो लिख देंगे। 11, 7, 3, 1, 4 साल हैं, अगले 4 साल के आपने कैश फ्लो लिख लिए। अब इसमें गलतियां ठीक करेंगे।
11,731। यू हैव टू वर्क आउट दी डेप्रीसिएशन उसने गिवन नहीं की, आपको ये हर साल की कैलकुलेट करना पड़ेगी। अब इसका भी शॉर्टकट सर सिखा दें, क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बड़े मज़ेदार से शॉर्टकट्स हैं, ज़रा से एक छोटा सा शॉर्टकट और सीखें आप। यहाँ पर कहीं पे मैंने वर्किंग रखी हुई है शॉर्टकट सिखाने की। ये फुल ईयर की डेप्रीसिएशन है 51,107। ज़रा यही काम जो पहले काम किया था आपने 1 - RT लगाया था किसके ऊपर? WDV के ऊपर। यही काम ज़रा करें और लगाएं किसके ऊपर? डेप्रीसिएशन के ऊपर। मज़ा आएगा थोड़ा सा। हाँ, 51,107 को जंप करवाएं और डायरेक्टली 32,248 के ऊपर जंप करवाएं। कैलकुलेटर से करेंगे तो जब पता चलेगा ना। इक्यावन 107 इंटू 1 माइनस रेट कितना है इसका है? 0.369। 1 माइनस 0.369। क्या 32,248 अगले साल की डेप्रीसिएशन आती है? कंप्लीट ईयर की होनी चाहिए। डन? एक साल से अगले साल की, उससे अगले साल से उससे अगले साल की कंप्लीट ईयर की आएगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर और सीखते हैं एक शॉर्टकट। सर शॉर्टकट किधर गया? गायब ही हो गया। ये है जी, क्या डेप्रीसिएशन एक साल की अगर मैं 11.5 निकाल लूँ और डेप्रीसिएशन रेट मेरा हो 20%, तो बस चुप करके ज़रा सी कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर के ऊपर कि आप क्या करें, 11.5 को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आंसर आया? क्या 9.2 आ गया? क्या अगले साल की डेप्रीसिएशन 9.2 ही है? या हमें वो पूरी टेबल बनानी चाहिए? वो बनाते जाते हैं टेबल्स, वो लंबी सी टेबल 8-10 सालों की। इस क्वेश्चन के अंदर तो कितने सालों की आ रही है? टोटल कितने सालों की? 8 सालों की। 4 साल पहले और 4 साल बाद में। कितने सालों की? 4 साल पहले और 4 साल बाद में। मीन्स उसने कहा बस टेबल ही बनाओ और कुछ ना करना। 9.2 को मल्टीप्लाई कर दें दोबारा से उसी आंसर के ऊपर 0.8 से, क्या आ जाएगा? 7.36 या 7.4। उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से, क्या आ जाएगा? 5.8 या 5.9। सीधी सी एग्जामिनर तो ऐसे करता है, एग्जामिनर तो शॉर्टकट्स लगाता है। तो ये एक और शॉर्टकट हो गया आप लोगों के पास कि आपने क्या करना है, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो लास्ट ईयर को मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस R से। अब T की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल, एक ही चीज़ है, एक ही लॉजिक है, कोई चेंज नहीं है। और अब क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं है। डेप्रीसिएशन लेस कर दी हुई थी, क्या कर दो? ऐड अप कर दो, करेक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। टैक्स लेस कर दिया हुआ था, अब क्या कर दो? ऐड कर दो, हर साल में 2-2। इन्वेंटरी पिछले साल से रिलेट करती थी, रिसीट थी, रिसीट मींस एडेड था, गलत एडेड था, क्या कर दो? लेस कर दो। दिस इज़ द लॉजिक, जिसकी लॉजिक की हमें अक्सर समझ नहीं लगती कि ये क्या कर दिया है। रूल्स याद होंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं याद होंगे तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये हमने लेस की और हमारे पास आ गया फ्यूचर कैश फ्लोज। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट एक लंबी वर्किंग करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते हैं, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ हर एक की अलग-अलग निकालते हैं और फिर काम करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पर पहुँचते हैं।
3 स्टेप्स वर्किंग परफॉर्म करते हैं। जब ये आ जाए तो चुप करके ये वाला काम करें कि ये पहला साल है, पहले साल को 1.1 रेज़ टू पावर -1 लिखें, एक साल बाद की 18.2 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -2, ये वर्किंग लिखनी है, कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं लिखना, कुछ नहीं करना। 12.4 3 साल बाद की है, 3 साल बाद की वैल्यू लें। 12.9 4 साल बाद की है, और कैलकुलेटर पर इसका आंसर कर दें। कैलकुलेटर पर टाइप करें, आपका आंसर वही आएगा जो इतनी लंबी वर्किंग से आता है। तो अपने लिए क्या करें, थोड़े से शॉर्टकट्स अप्लाई करना सीखें। ये शॉर्टकट यहाँ पर काम नहीं आने हैं, सिर्फ ये शॉर्टकट्स आपको अगले लेवल पर भी आने हैं। यही शॉर्टकट्स आपको R2 लेवल पर भी काम आएंगे, यही शॉर्टकट्स आपको MFA लेवल्स पर भी काम आएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पढ़ा रहा हूँ, CMA में भी काम आएंगे किसी किसी जगह पर। ठीक, तो ये एक दफ़ा की लर्निंग नहीं है कि ये वन टाइम लर्निंग हो। MFA में ये वाला शॉर्टकट बहुत ज़्यादा काम आता है, वहाँ पर भी हम लेंथी वर्किंग अदरवाइज करते रहते हैं, ये वाली जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। तो ये वाली वर्किंग परफॉर्म करें और आंसर दे दें 52.7। ये वर्किंग कौन सी है, वही वाली है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + i रेज़ टू पावर -n। ये वो वाला फार्मूला है, एनीथिंग एल्स। लें जी, आपने वर्किंग मालूम की, आपने 52.7 हायर इन दोनों में से चूज़ किया और आंसर दे दिया। ये एक अल्टरनेट वर्किंग है, एक स्टाइल है ये वाला ये वर्किंग का, एक स्टाइल ये वर्किंग का एक स्टाइल है। जैसे आप रिवल्यूशन नहीं कर रहे होते, रिवल्यूशन अपवर्ड डाउनवर्ड, ये वाला स्टाइल है कि कैरिंग अमाउंट निकाल लिया आपने और दरमियान में जगह छोड़ी और क्या किया, 52.7 लिखा, रिकवरेबल अमाउंट। अगर वैल्यू कम हो रही है तो लिख दो, अगर नहीं कम हो रही तो ना लिखो। इस स्टाइल की क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे, जबकि दूसरा स्टाइल भी अवेलेबल है। आई विल रिकमेंड कि आप ये वाला स्टाइल करें। अगर अभी तक ऑप्ट नहीं किया हुआ तो आप कर दें, जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं वैसे ही है, और तो कुछ नहीं है, सेम स्टाइल है। जस्ट रीवैल्यूड अमाउंट की जगह पे क्या लिखना है, रिकवरेबल अमाउंट लिखें, नथिंग एल्स, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ कम होगा तो अप्लाई करना है, नहीं तो छोड़ देना है। क्यों करना है, इसलिए करना है कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जब आएगी तो ये वाला स्टाइल काम आएगा, दूसरा स्टाइल काम इफेक्टिवली उतना नहीं आता, उसमें लंबी वर्किंग करनी पड़ती है, सोचना ज़्यादा पड़ता है। इसमें सोचना कुछ नहीं पड़ना आपको, बिल्कुल वही वाला स्टाइल जैसे रिवल्यूशन का स्टाइल होगा वैसे ही करवा दूंगा आपको। रिवर्सल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ना स्टूडेंट्स को, उसके रूल्स का मसला है ना, तो फिर इस वे आउट के ऊपर आ जाएं और इस वे आउट के ऊपर करेंगे। लें जी, ये कहानी हो गई। अब हम चलते हैं, ओ यस, देयर आर चेंजेस इन दिस स्टैंडर्ड। आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, पुराने स्टूडेंट्स ने एक ही एंट्री पढ़ी हुई है, डेप्रीसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, यही पढ़ी हुई है ना जी। कभी स्टडी टेक्स्ट उठा के देखा, चेंज हो गई हुई है, मज़ीद आ गई हुई है, 2 मेथड हो गए हुए हैं। कितने मेथड, 2 मेथड। नहीं सीखा कोई मसला नहीं है, मैं सिखाऊंगा। 5 मिनट की गेम है। कितनी मिनट की गेम, 5-10 मिनट की, अभी सीख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई एंट्री पास नहीं की, इसकी मैंने एंट्रीज़ नहीं बनाई हुई, जहाँ पे एंट्रीज़ बनाई हुई हैं वहीं पे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। बल्कि बनाई हुई है यार मैंने तो। क्या एंट्रीज होती है जी, एक एंट्री आपने पास की है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, एक स्टाइल है ये। दूसरा स्टाइल रीवैल्यूएशन वाला है। रीवैल्यूएशन के वक्त सबसे पहली एंट्री क्या पास करते हैं, वो एक, जैसे अक्सर टीचर हवाई एंट्री भी बोल लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, पता नहीं और कोई बोलता है या नहीं बोलता, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट।
ट्रांसफर ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। तो अब आपने वही काम करना है, इस तारीख पर देखना है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी हो गई है जी। कॉस्ट कितनी थी 140 कॉस्ट, WDV कितनी 57.3, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मालूम करें जी, कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये मालूम करें। मालूम कर ली, यही आई होगी जो मैंने लिखी हुई है। उम्मीद तो है मैंने सही वर्किंग की होगी, वैसे आप अच्छे बच्चे हैं, शायद गलती निकाल लें। कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू 82.7, एंटी पास कर दो। और बिलीव मी ये वाली एंट्री आसान है, ये वाली एंट्री सुकून में रखने वाली है। तमाम किस्म के स्टाइल में एक ही एंट्री हो जाएगी। मीन जैसे रिवैल्यूएशन के वक्त करते हो वही वाली एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री क्या करनी है, बस इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करना है और एसेट को क्रेडिट करना है, वैल्यू को डाउन कर दिया। ये दूसरा स्टाइल होगा एंट्री पास करने का। इस स्टाइल को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। मैं स्टडी टैक्स के 2 एग्जांपल्स बताऊंगा, वो करनी है आपने। क्या करनी है, 2 स्टडी टैक्स की एग्जांपल्स आपने करनी है। लें जी, ये स्टाइल ऑफ वर्किंग था, यहाँ से हमने देखा था और ये आंसर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं जी, रिवर्सल के ऊपर बात करते हैं। 13 नंबर एग्जाम्पल, स्टडी टैक्स की एग्जाम्पल आने लगी है, उसको डिस्कस करने लगा हूँ। रिवर्सल के लिए दोनों स्टाइल में डिस्कशन करूँगा। एक एसेट परचेज किया था 1 लाख का 1 जनवरी 21 पर, 10 साल उसकी क्या थी, लाइफ थी। डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड से। 31 दिसंबर 21, 1 साल गुजरा तो डेप्रीसिएशन ऑफ 10 वाज रिकॉर्डेड। ठीक है जी, हमें पता है। ऑन दिस डेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट वाज डिटर्मिन्ड टू बी 72, देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 18 वाज रिकॉग्नाइज। ये स्टडी टैक्स की एग्जाम्पल में इसी तरीके से लिखा होता है, सारी कहानी भी साथ बताई होती है। मीन्स मैं अगर इसे अमेंड करने बैठता तो फिर मैंने इसमें से सारी चीज़ें क्या कर देनी थी, गायब कर देनी थी कि खुद कैलकुलेट करो। 31 दिसंबर 22 पर डेप्रीसिएशन ऑफ 8072 तकसीम 9 वाज रिकॉर्डेड एंड एसेट हैज़ नाउ बिन कैरिंग एट 64। ये हम सारी वर्किंग करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई है, 95,000 की। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 95,000। मॉडल कौन सा है, कॉस्ट मॉडल। मॉडल कौन सा है, कॉस्ट मॉडल है। जनरल एंट्री हमने पास करनी है और देखना है कि रिवर्सल हो रही है या नहीं हो रही, और सबसे आसान तरीका कौन सा है वो डिस्कस करना है। और जो एक्चुअल में अगर थ्योरी आ जाएगी तो लिखना है, तो क्या लिखना है। आपने प्लांट लिया, आपने उसकी डेप्रीसिएशन की, उसकी कैरिंग अमाउंट आई, आपने उसका इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया 18 का। अब जैसे रीवैल्यूएशन की वर्किंग करते हो ना, एक कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस का बना दो। क्या कर दो, एक कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस का बना दो। अब जैसे रीवैल्यूएशन के वक्त रिमेनिंग लाइफ फाइंड करते हो, यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ फाइंड कर लो। कितनी आती है जी, टोटल कितनी थी लाइफ, 10 साल थी। अब कितनी रह गई, 9 को 72 को तकसीम 9 किया तो क्या आंसर आया 8। 18 को तकसीम 9 किया तो क्या आंसर आया +2। ये आ गया आपका 16। क्या आ गया, 16 की वैल्यू आ गई, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में होनी चाहिए है। अब मुझे कहा गया है कि रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 60
4 की, नहीं सॉरी कितनी है जी, 95 की। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है यहाँ पर, 95 की। अब क्या मैं 95 तक इसको लेकर जा सकता हूँ या नहीं, ये क्वेश्चन आ जाता है। आप उस हद तक रिवर्स कर सकते हैं जिस हद तक आपकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आए। मीन्स कोई डेप्रीसिएशन, कोई इंपेयरमेंट लॉस दरमियान में ना हुआ हो तो फिर क्या वैल्यू होगी। एक तरीका कार है, आप साइड पर एक और कॉलम बनाएं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट बनाना शुरू कर दें। मीन्स यहाँ पर से शुरू करें या यहाँ पर से शुरू करें कि इसकी वैल्यू 90 है और इसकी पुराने अंदाज में डेप्रीसिएशन अगर 1 साल की होती तो इसकी वैल्यू कितनी होनी थी, 80 होनी थी। दिस इज़ द हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अब आप ये वाली वैल्यू रखें यहाँ पर, मीन्स ये आपकी है मैक्सिमम अमाउंट जो आप जहाँ तक लेकर जा सकते हैं वैल्यू को। डिफरेंस क्या आएगा, 16 का। ये एक तरीका कार है। दूसरा तरीका कार है कि आप ये वाला कॉलम बना रहे हो और जितनी वैल्यू आ रही हो यही मैक्सिमम अमाउंट है जो रिवर्स कर सकते हैं। आप इसको 16 को यहाँ से रिवर्स करें, मीन्स यहाँ से प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस करें और देखें कि अब मैक्सिमम ये 80 तक जा सकती है। ये दूसरा तरीका कार हो गया। डन। तो आसान मेरे नज़दीक अगर जस्ट कैलकुलेशन करनी हो तो ये वाला तरीका कार सबसे आसान है। मीन्स कोई हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। पुराना स्टाइल, पुराने क्वेश्चन, सब कुछ पुराना, नो चेंज। और एंट्री भी कौन सी रखो, कौन सी चूज करो, नेट वाली, वही वाली रीवैल्यूएशन वाले स्टाइल की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट हर जगह पे अगर आ जाए तो वो वाली अगर एंट्री रखोगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन दूसरे स्टाइल में गलती हो सकती है थोड़ी सी। ले जी एंट्री, दोनों स्टाइल में एंट्री अब कितनी बढ़ रही है, 18 से बढ़ रही है या 16 से, चेक कर लें। 16 से बढ़ रही है। और ये तो इम्पेयरमेंट लॉस की तो नहीं है, ये तो इम्पेयरमेंट लॉस की है। ये वाली एंट्री है 18 की, ये वाली एंट्री है 31 दिसंबर 21 की। डन। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट एक स्टाइल। दूसरा स्टाइल कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को ख़त्म किया, यहाँ पर आपने इसके दरमियान में जितनी डेप्रीसिएशन थी इसको ख़त्म किया, 10 को। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट कर दिया, एसेट को कम कर दिया। जब रिवर्सल करनी है तब क्या होगा, जब रिवर्सल करनी है, कॉस्ट मॉडल है, तो रिवर्सल की एंट्री पुराने स्टाइल में एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर दो और रिवर्सल ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दो 16 के साथ। वर्किंग ये बनानी पड़ेगी। दूसरे स्टाइल में क्या है भाई, जोन सी डेप्रीसिएशन चार्ज की है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान में ये एक डेप्रीसिएशन चार्ज की है, इसको रिवर्स कर दो, वही वाली एंट्री। मीन्स अब एंट्री चेंज नहीं है। अब देखना है आपका एसेट बढ़ रहा है ना, और डेबिट में डेबिट क्या होता है बच्चों, ये स्टाइल तो पता चल गया हुआ है ना। डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है। ये डेबिट हुआ है, बड़ा है, तो एसेट डेबिट कर दो, एसेट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, रिवर्सल ऑफ लॉस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये जाके अदर इनकम में लिख देना। किस में लिख देना, वो एक्सट्रैक्ट भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ओ बच्चों पता होना चाहिए ना, एक्सट्रैक्ट बनते ही किससे हैं, जर्नल एंट्री से बनते हैं। इसमें लिख देना, अदर इनकम में लिख देना। आसान स्टाइल कौन सा है, मेथड 2, जो एक ही स्टाइल के ऊपर चल रहा है। मीन्स उसमें अगर खुद काम करना हो ना तो मुझे पसंद वो स्टाइल है जो एक ही सिमेट्री में चल रहा हो। रीवैल्यूएशन वही वाली सिमेट्री, इम्पेयरमेंट लॉस वही सिमेट्री, सब कुछ एक ही सिमेट्री में, वर्किंग भी उसी स्टाइल में।
अब आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 14। सेम एग्जाम्पल, सेम वर्किंग, एंट्रीज चेंज है। रीवैल्यूएशन हो रही है, कहता है कि 95,000 रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 95,000, और ये मैंने ऐडअप किया कि ये अज्यूम करता हूँ कि ये फेयर वैल्यू के बराबर है। किसके बराबर है? कॉस्ट टू सेल कुछ नहीं है, नॉमिनल सा है, और ये फेयर वैल्यू के बराबर है रिकवरेबल अमाउंट। अब क्या किया जाए? मेथड कौन सा? रीवैल्यूएशन। अब आपने इसको बढ़ाना है। क्या करना है? इसको बढ़ाना है। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचूँगा? यहाँ पे पहुँचूँगा। अब मेरी पुराने स्टाइल की वर्किंग में क्या चीज़ आ जाएगी दरमियान में? रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जाएगा। अब मुझे बढ़ा कर देखना है कि मैं लॉस रिवर्स कर सकता हूँ, तो कितना रिवर्स कर सकता हूँ? 16 रिवर्स कर सकता हूँ। मैंने रिवर्स कर दिया। और मुझे वैल्यू कितनी तक ले जानी है? 95 तक, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल आ गया, ये फेयर वैल्यू आ गई है। यहाँ तक वैल्यू इसकी रिवर्स होकर अप होकर चली गई है। अब मैंने बस रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग निकालना है और ये टोटल वैल्यू आ गई। अब अगर मेरा स्टाइल हो मेथड 1 तो एंट्रीज हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर मेरा स्टाइल हो नेट वाला तो एंट्रीज बाएं हाथ की खेल, कोई चक्कर ही नहीं है, मेथड वही पुराना है, उसी अंदाज में हमने कर देना है। मेथड 2 में पहली एंट्री तो हो गई है, दूसरी एंट्री करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट कर दिया 8 की। अब एसेट को डेबिट कर दिया, इधर से देख के डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड, ये डेबिट हो रहा है, ये बढ़ रहा है क्रेडिट हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्रेडिट हो रहा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट उल्टा लिखा गया, ये देखा ना, गलती आ गई, आपने पकड़ ली है। मैंने कहा इससे पहले कि बच्चे बोले मैं खुद ही बोल पड़ूं कि टाइपिंग एरर मुझसे हो गया है। रीवैल्यूएशन सरप्लस 15 से और रिवर्सल ऑफ लॉस 16 से। अब मेथड 1 में आ जाओ तो बड़ा मज़ेदार काम है। कहता है मेथड 1 कि पहले तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को करो डेबिट और रिवर्सल ऑफ लॉस को करो क्रेडिट 16 के साथ, पुराना रिवर्सल। और उसके बाद एसेट को करो डेबिट 15 के साथ और रीवैल्यूएशन सरप्लस को करो क्रेडिट 15 के साथ। अब आप खुद सोच कर बताएं आसान एंट्री कौन सी? मेथड नंबर 2 आसान हुआ या मेथड 1 आसान हुआ? मेथड 2 कदरे आसान है क्योंकि वो उसी पुरानी सिमेट्री के ऊपर है। तो बहरहाल इसके ऊपर लगा रहा हूँ स्टार, इसको 1-2 दफ़ा पढ़ लेना है आपने। और ये आपका सवाल आया था बहुत प्यारा सा स्प्रिंग 23 में, जिसके ऊपर आप क्या होते थे? परेशान होते थे कि पता नहीं क्या सवाल आ गया, क्या दे दिया सवाल इसने। इनफ्लो आउटफ्लो के ऊपर परेशान होते थे। ज़रा सोच कर बताएं, ज़रा पढ़ कर बताएं कौन से इनफ्लो लेने हैं, कौन से नहीं लेने। क्या सेल ऑफ प्रोडक्ट का इनफ्लो लेना है? जी लेना है। ऑपरेशंस की वजह से आउटफ्लो लेना है? जी लेना है। क्या इंटरेस्ट लोगे? फाइनेंसिंग अरेंजमेंट शामिल नहीं करनी। नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इन करंट कंडीशन, यस ये लेंगे। एडिशनल सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इफ प्लांट वाज मॉडिफाइड वाला, तो मॉडिफाइड का खर्चा भी नहीं लेना, तो ये भी शामिल नहीं करना। आसानी हो गई। करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये तो उसके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे दी है, लिख के दे दी है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट्स दे दिए। तो अब ये कदरे आसान हो गया, क्या इनफ्लो लेने हैं क्या आउटफ्लो लेने हैं। रिवर्सल भी इसी अंदाज में करेंगे, हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक काम आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है। यहाँ पर 15% थी डेप्रीसिएशन, यहाँ पर 5% से बढ़ गई है। चेंज इन एस्टीमेट हुआ है साल के शुरू में, ये अप्लाई करना था। एक ही क्वेश्चन में चेंज इन एस्टीमेट शामिल करके बाद में उसने इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह काम किया। तो इसको कर लीजिएगा,
क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है और मुझे मैक्सिमम कवरेज करनी है। ये एक एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 20। ये एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख कर कही गई है कि कौन सा मेथड करना है, एलिमिनेशन मेथड नंबर 2, जो कि आपको पहले शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद मालूम नहीं था। और एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 21। ये है गालिब के नाम से, ये भी किस मेथड के तहत है, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के तहत है। तो ये दोनों एग्जांपल कम से कम लाजमी तौर पर करनी है। सॉल्यूशन मेरे अंदाज में ये सॉल्व हुआ है, आपको PDF मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हाय इंडिकेटर्स, प्रोबेबिलिटीज़ का तरीकाकार आपको आता है, आई थिंक सो। अगर कैश फ्लोज के ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ देगा कि इतने % चांसेस हैं कि इतनी होगी, इतने % चांसेस हैं तो इतने होगी, तो ये आपने फ्यूचर कैश फ्लोज को अप्लाई करवाना है और अगले 20 साल 10 साल के अंदर कैश फ्लोज मालूम करने और इक्वल हों तो एनुटी का फार्मूला लगाएंगे। एनुटी का फार्मूला आता है R1 - 1 + I raised to power -n डिवाइड बाय I इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ये फ्यूचर कैश फ्लोज हर साल में आ रहे होंगे, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और एनुटी भी इस्तेमाल करेंगे। एनुटी नहीं लगानी है, आती है ना, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे शौक ना दिलाएं। ये वो चीज़ आ गई है डिसमेंटलिंग की, जो मैंने कहा था मैं बाद में बता दूंगा कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या कुछ आता है। लीगल कॉस्ट आती है, स्टैम्प ड्यूटी आती है, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट आता है, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती हैं। और स्टैंडर्ड के अल्फाज कुछ ये हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में, अदर दैन दोज दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। मीन्स अगर पहले से ही कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी हुई है तो फिर शामिल नहीं करनी। और ये एग्जांपल्स हैं, ये कुछ पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने क्वेश्चन के अंदर सेटलमेंट डिस्काउंट भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो ये भी देख लीजिएगा सवाल। सेटलमेंट डिस्काउंट ट्रायल प्रोडक्शन सेल प्रोसीड नहीं आनी, और सेटलमेंट डिस्काउंट भी आप लेस करेंगे, ये सेटलमेंट डिस्काउंट आ रहा है, तो ये देख लीजिएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं। और अब हम बढ़ते हैं प्यारे से अगले स्टैंडर्ड की तरफ। 10 मिनट है हमारे पास। कोई क्यूरी इसमें से आप लोगों की? किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो जस्ट यस, मैं प्रेजेंट वैल्यू उस वक्त निकाल रहा था शायद। तो होप सो आपको IAS 36 की चेंजेस का पता अच्छा वाला चल गया होगा और माइंड सेट क्लियर हो गया होगा। मैं कोई भी बात अपने पास से नहीं कर रहा, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स की बातें कर रहा हूँ। बस आप लोगों के लिए आसान अंदाज में करने के लिए सॉल्व अपने अंदाज में कर लेकर आया हूँ।